जब अपॉकलिप्स आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास दो फॉर्म्स हैं, एक ह्यूमन फॉर्म और दूसरा ज़ॉम्बी फॉर्म। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दोनों फॉर्म्स के बीच स्विच कर सकता था। सप्लाईज की तलाश करते समय मैंने अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच ऐसे चलने लगा जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। घर लौटने के बाद मैंने वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसी समय रेड वाइन और हॉट पॉट का मजा लेने लगा। कुछ समय पहले अचानक एक ब्लैक मिस्ट पूरी दुनिया पर छा गई थी और जिसने भी उसे इनहेल किया वह एक खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन गया। इसी बीच मैं और मेरे कुछ क्लासमेट्स चौथी मंजिल के एक क्लासरूम के अंदर फंस गए थे। भूख से मजबूर होकर कुछ बहादुर क्लासमेट्स और मैं खाना ढूंढने के लिए अलग अलग निकल गए, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ही सप्लाईज लेकर वापस लौटने में कामयाब हुआ। हालांकि जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी गर्लफ्रेंड और कई क्लासमेट्स ने मेरे लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया क्योंकि 3 ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जिस बात ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया वह थी मेरी गर्लफ्रेंड को राइचस अंदाज में यह कहते सुनना, मुझे माफ करना, सबकी सेफ्टी के लिए हम तुम्हें अंदर आने का रिस्क नहीं ले सकते। उस समय मेरा मन बस उन्हें जमकर गाली देने का कर रहा था। जब वे खाना ढूंढने के लिए बाहर गए थे तब किसी ने उन्हें रिस्क न लेने के लिए नहीं कहा था। मुझे पहले कभी क्यों एहसास नहीं हुआ कि यह पूरा ग्रुप पिग्स और डॉग्स से ज्यादा कुछ नहीं था। बिना एक और शब्द कहे मैं मुड़ा और चौथी मंजिल के एक दूसरे क्लासरूम में जाकर छिप गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे तीनों ज़ॉम्बीज वहां भी पहुंच गए। बिना हेजिटेशन के मैंने खाना ज़ॉम्बीज की तरफ फेंका, पलटा, अगले क्लासरूम का दरवाजा खोला और तुरंत उसे अपने पीछे लॉक कर दिया। अपने शरीर को दरवाजे से लगाकर मैं पूरी ताकत से उसे बंद रखने की कोशिश करने लगा। कमरे के अंदर जोर जोर की बैंगिंग की आवाज गूंजने लगी क्योंकि ज़ॉम्बीज बार बार अपने सिर दरवाजे पर पटक रहे थे। अगले क्लासरूम पर हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने टेप से दरवाजे के आसपास की दरारों को सील कर दिया था और किताबों के फटे हुए पेजेस से विंडोज को ढक दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि ज़ॉम्बीज सभी नियर साइटेड थे और इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ स्मेल और हियरिंग पर डिपेंड करते थे, लेकिन मेरे पास टेप नहीं थी और दरवाजे को सील करने में मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मुझे अकेले ही उस प्रेशर को सहना पड़ा। तभी 2 और ज़ॉम्बीज उस अटैक में शामिल हो गए। अब मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक जोरदार क्रैश के साथ मैं जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने उठकर भागने की कोशिश की लेकिन मैं एक कदम पीछे रह गया। 5 ज़ॉम्बीज ने पीछे से मुझ पर छलांग लगा दी और उनमें से एक ने तुरंत मेरी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उस पल मेरा दिल अनविलिंगनेस से भर गया। बेहोश होने से पहले के आखिरी पलों में मुझे अपने पेरेंट्स और अपने भाई का ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि वे कैसे होंगे। समय बीता गया और अचानक मेरी अनकॉन्शियस माइंड में एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बेहद एंशिएंट लग रही थी, मानो उसने अनगिनत एजेस को पार कर लिया हो। यिन यांग हेवन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति प्रदान करता है। आवाज के फेड होते ही मैं अचानक कोमा से जाग गया। खड़े होने के बाद मैंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए मुझे आखिरकार याद आया कि उसी दिन पहले ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला किया था। कंफ्यूज्ड होकर मैंने अपने हाथों को उठाकर उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वे बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे। ये देखकर मेरा मन गाली देने का हुआ, लेकिन मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सका था। मैं केवल मन ही मन आह भर सका था। तभी मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे पास अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस मौजूद थी। मैं साफ साफ सोच सका था, ब्लैक बोर्ड पर लिखे कैरेक्टर्स को पहचान सका था और यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन, निमोनिक्स और 300 टैंग पोएम्स भी याद कर सका था। यह एहसास होते ही मैं एक्साइटमेंट से भर गया। मैं लगभग वहीं उछल पड़ा। मैंने जल्दी से अपना थोड़ा स्टिफ हाथ उठाया और अपनी गर्दन को छुआ। स्मूथ स्किन की जगह मुझे फटी हुई मसल टिश्यू और बिखरा हुआ थ्रोट महसूस हुआ। मेरा हाथ कांपने लगा। अपनी कंडीशन देखने के लिए मैं बाथरूम के मिरर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर का एक हिस्सा जैसे पैरालाइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं लंगड़ा कर चल रहा था। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मैं बाथरूम तक पहुंच गया। तभी पहली बार मैंने खुद को मिरर में देखा। सफेद आंखें, ग्रेश स्किन, मैं बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था और वह भी बुरी तरह इंजर्ड ज़ॉम्बी। मेरी गर्दन पर मौजूद मैसिव वुंड को देखकर मेरे लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक ज़ॉम्बी की रोर निकली। हालांकि जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर फिर से बदलने लगा था। मेरी ओरिजिनली पेल स्किन धीरे धीरे नॉर्मल कलर में लौटने लगी। उसी समय मेरे चेहरे और शरीर से ज़ॉम्बी के फीचर्स भी धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन अगले ही सेकंड मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस समय मेरी गर्दन के घाव से लगातार बहुत सारा ब्लड बह रहा था, जिसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर होने लगी। उसी समय दरवाजे के बाहर चीखने और भागने की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पता चल रहा था कि ज़ॉम्बीज को फ्रेश फ्लेश और ब्लड की स्मेल आ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। जब मैं ज़ॉम्बी था तब मेरी गर्दन का घाव कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोबारा इंसान बनने के बाद वही घाव एक फेटल इंजरी बन गया था। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस और मेरा शैटर्ड थ्रोट होने की वजह से मेरे लिए सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। उसी वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा ज़ॉम्बी बन जाऊं। जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आया, मेरा शरीर एक बार फिर बदल गया। मेरी गर्दन का दर्द गायब हो गया और मेरी ब्लैक प्यूपिल्स की जगह व्हाइट आईज ने ले ली। 5 सेकंड से भी कम समय में मैं दोबारा ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना टारगेट खो दिया हो और वह जल्द ही बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमने लगा। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। इन 2 ट्रांसफॉर्मेशंस ने जैसे मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म कर दी थी, लेकिन मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया था। एक ज़ॉम्बी और इंसान के बीच अपनी मर्जी से स्विच कर पाना मतलब मेरी सर्वाइवल एबिलिटी किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा होगी। तभी मुझे वह फ्रेज याद आया जो मेरे दिमाग में आया था, यिन यांग हेवन तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति प्रदान करता है। लगता है यही मेरी अपनी किस्मत थी। लेकिन आखिर यिन यांग हेवन था क्या? उसने मुझे ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति क्यों दी थी? जब भी मैं यिन यांग शब्दों के बारे में सोचता मुझे तुरंत वह यिन यांग फिश पेंडेंट याद आता था
जिसे मैं अपनी गर्दन में पहना करता था। इंस्टिंक्टिवली मैंने नीचे देखा। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही क्योंकि पेंडेंट गायब था। उसकी जगह मेरी छाती पर यिन यांग फिश का एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। वह पेंडेंट मुझे मेरे पिता ने दिया था। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि उन्हें वो पेंडेंट एक मीटियोराइट क्रेटर के अंदर संयोग से मिला था। अब ऐसा लग रहा था कि उसमें जरूर कुछ अनयूजुअल था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन मैं इसके पीछे की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट था सर्वाइव करना और अपने परिवार को ढूंढना। इसके बाद मैं सोचने लगा कि अपनी इंजरीज को कैसे हील करूं और खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं। अचानक मेरे दिमाग में एक आंसर आया। किसी ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं अपनी उंगली से उसकी कॉर्प्स को टच करके ब्लड एनर्जी और प्यूरिफिकेशन सोर्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। ये नॉलेज मुझे बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, जैसे ये हमेशा से मेरे दिमाग में मौजूद हो। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी पीना अपने आप पता होता है, मैं भी पास में पड़ी एक ज़ॉम्बी कॉर्प्स की तरफ मुड़ गया। उस ज़ॉम्बी को पहले ही किसी और ने मार दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और अपनी इंडेक्स फिंगर उसके चेहरे पर रख दी। तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी मेरी उंगली के जरिए मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगी। इस सेंसेशन ने मुझे बेहद प्लेजर का एहसास कराया। उसी समय मेरी गर्दन के घाव के आसपास ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर मेरी इंजरी लगभग पूरी तरह हील हो गई। मेरी स्ट्रेंथ और एजिलिटी थोड़ी बढ़ गई और यहाँ तक कि मेरी भूख भी गायब हो गई। ये तो परफेक्ट था। मुझे ज़ॉम्बीज या इंसानों को खाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ किसी कॉर्प्स को टच करके उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी थी। उस वक्त मेरे दिल में स्ट्रॉन्ग बनने की जबरदस्त डिजायर पैदा हो गई। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनकर ही मैं इस एपोकलिप्स में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता था। मैं बाथरूम से बाहर निकला, पास में पड़ी एक फायर एक्स ढूंढी और अपनी स्लॉटर शुरू करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब मैं उस क्लासरूम के पास से गुजर रहा था जहां मेरी गर्लफ्रेंड छिपी हुई थी, तभी मैं अचानक रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था। क्यूरियस होकर मैं अंदर चला गया। तभी मुझे पता चला कि वहां मौजूद सभी क्लासमेट्स ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। मूनलाइट के नीचे पूरा फ्लोर डिब्री से भरा हुआ था। वहां का सीन देखकर लग रहा था कि उनके ट्रांसफॉर्म होने से पहले फूड को लेकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मैंने ज़ॉम्बीज के उस ग्रुप में तलाश शुरू की और आखिरकार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मरने के लिए छोड़ देने के बाद भी वह खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मेरे दिल में मौजूद हेट्रेड धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके बाद मैं एक मोटे ज़ॉम्बी के पास गया और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसे टच किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ उन्हीं ज़ॉम्बीज से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था जिन्हें मैंने खुद मारा हो। ये समझने के बाद मैं चुपचाप उस मोटे ज़ॉम्बी के पीछे पहुंचा और फायर एक्स को उसके सिर के पीछे पूरी ताकत से दे मारा। वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और दोबारा कोशिश की। वही फेमिलियर प्लेजर की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरी गर्दन के घाव के ऊपर दिखाई देने वाले फ्लैश बर्ड्स तेजी से ग्रो होने लगे। कुछ ही पलों में मेरी इंजरी पूरी तरह हील हो गई और अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। इसके बाद मैंने क्लासरूम में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया और उनकी ब्लड एनर्जी और सोर्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। उसके बाद मैंने अपनी एक्स उठाई और पूरी मंजिल को स्वीप करना शुरू कर दिया। मैं ज़ॉम्बीज को स्लॉटर करते हुए उसी समय उनकी एनर्जी भी अब्सॉर्ब करता जा रहा था। हालांकि मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय में मैंने पूरी चौथी मंजिल को क्लियर कर दिया और यहाँ तक कि खुद को भी साफ कर लिया। अगर उस वक्त कोई मुझे देखा तो वह मुझे ज़ॉम्बी से कभी एसोसिएट नहीं करता। इसके बाद मैं तीसरी मंजिल पर गया और उसी डेडली कॉम्बिनेशन को दोहराना शुरू कर दिया, जिसमें ज़ॉम्बीज को स्लैश करना और उनकी एनर्जी ड्रेन करना शामिल था। जब तक पूरी सुबह बीत चुकी थी तब तक मैंने टीचिंग बिल्डिंग के सभी ज़ॉम्बीज को क्लियर कर दिया था। कुल मिलाकर मैंने अब्सॉर्ब किया 229 ज़ॉम्बीज की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। इसके परिणाम स्वरूप मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों दोगुनी हो गई थी। हालांकि अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होना मेरे लिए खतरनाक नहीं रह गया था, फिर भी मुझे ज्यादा देर तक उस फॉर्म में रहने को लेकर बेचैनी महसूस होती थी। इसी वजह से मैंने तुरंत एक सेफ प्लेस ढूंढने का फैसला किया जहां मैं वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर आराम कर सकूं। आखिरकार मैं पहली मंजिल पर मौजूद सुपरमार्केट में पहुंच गया। अंदर मिली टेप का इस्तेमाल करके मैंने डोर्स के आसपास मौजूद हर गैप को सावधानी से सील कर दिया। फिर मैंने कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सरसाइज बुक्स के पेजेस फाड़े और उनका इस्तेमाल डोर्स और विंडोज को ढकने के लिए किया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मैंने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा पूरा शरीर बदलने लगा और मैं एक खूंखार ज़ॉम्बी से वापस एक नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया। हालांकि ह्यूमन फॉर्म में वापस आने के बाद मुझे अपनी सारी पावर गायब होती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ज़ॉम्बी फॉर्म पूरी तरह एक अलग बॉडी के रूप में मौजूद हो। फिर भी मैंने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। अब मेरे पेट में बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे ह्यूमन फॉर्म और ज़ॉम्बी फॉर्म में वही न्यूट्रिएंट्स या शायद वही एनर्जी रिजर्व्स शेयर होते थे। फिर भी भूख न लगने का मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी तरह फूड को इग्नोर कर सकता था। इसलिए मैंने मिल्क की एक बॉटल खोली और उसे एक ही सांस में पी गया। फिर मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और उसके कई बड़े बाइट्स लिए। अच्छी बात यह थी कि मेरा सेंस ऑफ टेस्ट अभी भी इंटैक्ट था। मैं अब भी खाने की स्वीट अरोमा और फ्लेवर को एंजॉय कर सकता था। जैसे ही मैं अपना खाना जल्दी जल्दी खा रहा था तभी अचानक बाहर से एक ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजने लगी। उस अनाउंसमेंट में सभी बचे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स को जल्दी से स्कूल के फ्लैग रेजिंग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था। हम न्यू टाइपे सिटी टेम्पोररी रेस्क्यू टीम हैं। ये शब्द सुनते ही मेरे माथे पर शिकन आ गई। मुझे हैरानी हुई कि रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी पहुंच गई थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ, दरवाजे पर लगे एक्सरसाइज पेपर का एक कोना उठाया और बाहर झांक कर देखा। 20 से ज्यादा लोग सावधानी से कैंपस के अंदर आगे बढ़ रहे थे। उनमें से हर एक के पास अलग अलग तरह के फायर आर्म्स थे। उनमें से एक व्यक्ति मेगाफोन पकड़े हुए था और लगातार अनाउंसमेंट दोहरा रहा था। मैं तुरंत समझ गया, शायद यही शहर की आखिरी बची हुई आर्म्ड फोर्स थी और वे मुख्य रूप से स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने आए थे। तभी अचानक भूरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की
चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़ी। डैड! उसे देखते ही रेस्क्यू टीम का एक मेंबर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उस आदमी का शरीर कांप उठा और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। मैंने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया। वह लिन शेनशेन थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट और स्कूल के टॉप अचीवर्स में से एक। तभी एक और टीचर कई स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकल आया। उनके पीछे एक दर्जन से ज्यादा ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज को गोली मारकर गिरा दिया गया। हालांकि गन फायर की आवाज ने आसपास के इलाके से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। जल्द ही अनगिनत ज़ॉम्बीज स्कूल की तरफ इकट्ठा होने लगे। बढ़ते खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम में मौजूद एक मिडिल एज्ड आदमी ने तुरंत सभी को सेफ जोन की तरफ रिट्रीट करने का आदेश दिया। जैसे ही मैंने सेफ जोन शब्द सुना, मैं बेचैन हो गया। क्या उन्होंने पहले ही सर्वाइवर्स के लिए कोई बेस बना लिया था? क्या मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई भी वहां हो सकते थे? मैंने आगे कुछ सोचे बिना दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे गन फायर तेज होती गई, ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन उनकी जगह और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज लगातार सामने आते जा रहे थे। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी और मुझे इतनी लापरवाही से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उसी समय अचानक ऊपर की मंजिलों पर मौजूद ज़ॉम्बीज ने विंडोज को तोड़ दिया और ऊपर से ऐसे गिरने लगे जैसे किसी बर्तन से डंपलिंग्स नीचे गिर रहे हों। हालांकि गिरने के कारण उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं, फिर भी वे उठकर खड़े होने के लिए स्ट्रगल करने लगे और तुरंत आसपास मौजूद इंसानों पर हमला करने लगे। मेरी किस्मत खराब थी। ऊपर से गिरने वाले ग्लास का एक टुकड़ा मेरे आर्म को काटते हुए निकल गया। लिन शेनशेन की हालत तो और भी खराब थी। ग्लास का एक बड़ा टुकड़ा उसके राइट फुट में घुस गया, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ी और हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन सबसे बदकिस्मत लिन शेनशेन के पिता थे, क्योंकि एक रोलिंग ज़ॉम्बी ने उनके एंकल पर अपने दांत गड़ा दिए। बाइट मार्क देखते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी गन के बट से उस ज़ॉम्बी का सिर फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी राइफल लिन शेनशेन की तरफ फेंक दी। उसी समय उन्होंने अपनी पिस्टल मेरी तरफ उछाल दी। लिन शेनशेन के पिता ने मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा, जबकि वह खुद पीछे रुककर हमारी रिट्रीट को कवर करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक ज़ॉम्बी ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में गहरी अनविलिंगनेस दिखाई दे रही थी। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके खुले मुंह से सिर्फ खून बह रहा था। ये देखकर लिन शेनशेन पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त मुझे एक बात समझ आई। ह्यूमन फॉर्म में बिटन होने का मतलब निश्चित मौत था। मैंने अपने हाथ में पिस्टल को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा कि क्या मैं जिंदा सुपरमार्केट तक वापस पहुंच पाऊंगा। तभी मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली लिन शेनशेन के हाथ में मौजूद राइफल पर चली गई। वह ऑटोमेटिक राइफल काफी हैवी दिख रही थी। लिन शेनशेन अभी सिर्फ एक यंग गर्ल थी, शायद वह इसे ठीक से यूज न कर पाए। शायद मुझे अपनी पिस्टल उसके राइफल से एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही यह थॉट मेरे दिमाग में आया, लिन शेनशेन ने तेजी से राइफल उठाई और सीधे मेरी तरफ एम कर दिया। उसकी मूवमेंट्स बेहद प्रोफेशनल थीं और उसकी आंखों का लुक साफ बता रहा था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं पूरी तरह स्टन्ड था और सोचने लगा कि कहीं उसने मेरे थॉट्स को समहाउ पढ़ तो नहीं लिया। इससे पहले कि मैं खुद को एक्सप्लेन कर पाता, उसने ट्रिगर दबा दिया। अचानक गन फायर गूंज उठी। बुलेट्स मेरे क्रॉच के ठीक नीचे से निकलती हुई पीछे से मेरी तरफ झपट कर आ रहे एक ज़ॉम्बी को जा लगी और वह वहीं गिर पड़ा। मैंने घबराकर जोर से सलाइवा निकला। मेरी टांगें अनकंट्रोलेबली कांपने लगी। वह बुलेट मुझसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी से निकली थी। तभी मुझे समझ आया कि उसके पिता ने उसे राइफल क्यों सौंपी थी। वह सिर्फ राइफल चलाना ही नहीं जानती थी, बल्कि उसका एम भी टेरिफाइंगली एक्यूरेट था। गोली चलाने के बाद लिन शेनशेन ने मुझसे चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, जल्दी करो और मुझे उठाकर ले चलो। मैंने तुरंत अपना पहले वाला आइडिया छोड़ दिया। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने उसे अपने शोल्डर्स पर चढ़ने दिया ताकि वह ज्यादा इफेक्टिवली शूट कर सके। उस केओस के बीच किसी ने भी हम दोनों पर ध्यान नहीं दिया। पास ही कई ऐसे लोग थे जिन्हें ज़ॉम्बीज ने बाइट कर लिया था और वे जानते थे कि उनके बचने की कोई होप नहीं थी। भागते रहने के बजाय वे रुक गए और अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके दूसरों की प्रोटेक्शन करने लगे। चुपचाप मैंने अपना मास्क पहन लिया, फिर तुरंत ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन होते ही मेरे शरीर में अचानक जबरदस्त स्ट्रेंथ भर गई। उसी समय लिन शेनशेन को अपने शोल्डर्स पर मेरा शरीर अचानक काफी हल्का महसूस हुआ। बिना किसी हेजिटेशन के मैं उस सुपरमार्केट की तरफ तेजी से दौड़ा जिसे मैंने पहले अपने कब्जे में लिया था। हालांकि मैं ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, फिर भी मैं अपने साथ एक लिविंग पर्सन को कैरी कर रहा था। इसी वजह से 3 ज़ॉम्बीज हमारा पीछा करने लगे, लेकिन लिन शेनशेन ने तुरंत पीछे मुड़कर कई बर्स्ट्स फायर किए। तीनों ज़ॉम्बीज तुरंत जमीन पर गिर पड़े। आखिरकार जब हम सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर पहुंचे तो मैंने लिन शेनशेन को अंदर फेंक दिया और मुड़कर वहां से जाने की तैयारी करने लगा। मुझे भरोसा था कि उसे सील्ड डोर के गैप के पास रहने की ट्रिक पता थी, वरना वह अब तक सर्वाइव ही नहीं कर पाती। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से जा पाता, लिन शेनशेन ने अचानक मुझे पकड़ लिया। उसने पूछा कि क्या मैं अंदर नहीं आ रहा था। मैं केवल ज़ॉम्बी जैसी रोर्स निकाल सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता था। इसलिए मैंने दूर की तरफ कुछ शॉट्स फायर किए और अपने हाथों के जेस्चर्स से उसे समझाने की कोशिश की। तभी लिन शेनशेन समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता था। मैं वापस जाकर लोगों को बचाना चाहता था, साथ ही मैं यह भी पता लगाना चाहता था कि सेफ जोन आखिर कहां लोकेटेड था। तुरंत लिन शेनशेन ने मुझे सावधान रहने के
के लिए कहा। अगर कुछ भी गलत होता तो वह चाहती थी कि मैं वापस सुपरमार्केट में लौट आऊं। इसके बाद उसने अपनी राइफल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने सिर हिलाया और बैटलफील्ड की तरफ वापस मुड़ गया। मेरा इरादा उन सभी लोगों को बचाने का था जो अपनी जान रिस्क में डालकर फंसे हुए स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए तैयार थे। साथ ही मैं सेफ जोन की लोकेशन का पता लगाना भी चाहता था। जब मैं वहां पहुंचा तब रेस्क्यू टीम अभी भी रिट्रीट कर रही थी। मैंने राइफल उठाई और उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने इससे पहले कभी फायर